गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है इधर है। तो जो आज का जो हमारा सेशन रखने वाले हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेईई एडवांस में किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाए। ठीक है। और क्या क्या हमें करना चाहिए नेक्स्ट 20-25 डेज, इस चीज पे हम लोग वर्क करेंगे। 27th को हमारा एग्जाम है, तो कंसिडरिंग कि अपने पास 22 डेज है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक प्लान तैयार करेंगे। और उसमें मैं पहले सभी स्टूडेंट से इनपुट भी ले लूंगा कि उनका किस तरीके का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है और वो किस तरीके के स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं, ताकि हो सकता है तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग ट्राई करेंगे टू डिस्कस। एंड मैं अपने तरफ से इनपुट दूंगा जो मैंने 2010 में फॉलो किया था फॉर जेईई एडवांस। ठीक है। और तुम लोगों से भी मैं इनपुट लेना चाहूंगा कि तुम लोग किस तरीके से है। तो अराउंड अपने पास 10 to 12 स्टूडेंट्स है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि तुम लोग अपने तरफ से पहले इनपुट दे दो कि तुम लोग क्या सोच रहे हो किस तरीके से प्रिपेयर करने का। तो एटलीस्ट 4 to 5 स्टूडेंट्स अगर बता दे अपना अपना प्रोसेस कि उन लोग क्या फॉलो करने वाले हैं। एंड उसमें क्या, तो अगर हमें स्टूडेंट का बेटर है, ठीक है, तरीका फॉर नेक्स्ट 21-22 डेज, तो हम लोग उस वही है कि हम लोग सबका एक आइडिया लेके एंड देन फिर एक जनरल आइडिया बना के हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि तुम लोग अपने तरफ से इनपुट दे दो। ठीक है। तो कोई भी अपने एंड से चालू कर सकता है, बता सकता है अपना प्रोसेस कि वो किस तरीके से सोच रहा है नेक्स्ट 22 डेज को प्लान कर रहा है। फील फ्री। रूसी बताओ। सर स्टार्टिंग का 5-6 दिन थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, एक सेकंड मुझे नोट कर लेने दो, मैं नोट करके चला जा रहा हूँ। 5 to 6 डेज, मतलब 5 to 6 डेज में पूरा मैथ एक बार रिवाइज हो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। हाँ हाँ। और उसके बाद पेपर सॉल्विंग कि एक दिन पेपर और उसके अगला दिन पूरा एनालिसिस में, तो उसके बाद अल्टरनेट डे पेपर पेपर सॉल्विंग। चलेगा। ठीक है, तो मतलब तो नेक्स्ट इसी तरह 15-16 डेज तुम पेपर सॉल्विंग करा करो। ओके। और समवन एल्स, और कोई? हेलो सर। हाँ बोलो सिद्धार्थ। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है ना, बताओ ना। सर वही सोचा है सेम जैसा ऋषि ने बोला कि मतलब कुछ दिन पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिवाइज करके सिंगेट से पीवाईक्यू सॉल्व करना है और उसके बाद हाँ फिर हाँ। फुल सिलेबस टेस्ट देना है प्रॉपर स्लॉट में। ओके ठीक है। और कोई डिफरेंट आइडिया? सर मैं 6 घंटे तो टेस्ट नहीं दे पा रही, तो आज से शुरू कर दिया। तो आज एक तो पेपर और कल दूसरा पेपर ऐसे डिसाइड किया, और जो टॉपिक याद नहीं आ रहे उसे रिवाइज। ओके ठीक है। और फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान दूंगी ये सोचा। हाँ आर्या का फिजिक्स अच्छा है तो फिर ज्यादा ध्यान देगी। एंड और कोई? सर तीनों चीज को बैलेंस करना है तो फिर क्या करें? तो आई मीन थियरी पढ़ा है सबका, कैसे अभी एक बैलेंस कैसे लाए? हाँ एक बैलेंसिंग वाला पार्ट है, तो इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ ना कि तुम लोग एक बार इनपुट दे दोगे ना, तो मैं सारे पॉइंट को एक एक करके टच कर दूंगा। तो जैसे एक बैलेंसिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इन नेक्स्ट 22 डेज, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि कैसे बैलेंस किया जाए। सर क्वेश्चन करने में कभी कभी बहुत टाइम लग जा रहा है। लाइक अभी जो सॉरी पीवाईक्यू कर रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है कि 15-20 मिनट एक ही क्वेश्चन में लग जाता है, तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें? ओके ठीक है, एक इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेंगे। और महेश बोलो। हाँ सर, मतलब वो एलन का जो लगाए थे ना टेस्ट सीरीज। हाँ हाँ। हेलो। हाँ तो उसका 4 पेपर है एडवांस का। हाँ हाँ हाँ। उसका 4 पेपर है और सीएसआरएल का 2 पेपर है, तो 6 पेपर है। और बाकी के दिन मतलब मैं ऐसा करने वाला था कि जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है ना अभी लास्ट से शुरू करूंगा, मतलब 2019 से।
ठीक है। रोज 3-3 घंटे में 3 स्लॉट में मतलब वो पेपर लूंगा एक, और उसका 18 क्वेश्चन कर लूंगा, और उसमें जो कंसेप्ट मतलब वीक हो रहे हैं ना, उसको हाँ क्लियर हाँ, करते चलूंगा। ठीक है। मतलब ये सोचा था मतलब अब तक। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई? हाँ सर, बोलो ना, सुन रहा हूँ। हाँ सर, मतलब मैं ये सोच रहा था, मतलब क्या था कि जैसे लास्ट वीक तक, एडवांस के लास्ट वीक तक हाँ हाँ, ट्राई करूँ कि अल्टरनेट डेज पेपर देता चला जाऊँ। जब ओके। मतलब जैसे आज पेपर दिया तो आज और कल एनालिसिस किया, हाँ हाँ, उसमें जो मतलब लगा या कमी है या दिखना चाहिए, तो वो रिवाइज किया और फिर हाँ से हाँ, पेपर दिया। तो वैसे मुझे ऐसी ओके दिक्कत है स्पेशली कि वो पेपर में थोड़ा पैनिक में कभी कभी हो जाता है, तो वो दूर करने के लिए ओके। तो मतलब मैंने ये डिसाइड किया, मतलब और क्या बताऊं, चेंजेस। ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई कुछ? सर एंड सिली मिस्टेक बहुत हो रहा है, तो फिर उसके लिए कुछ। सिली मिस्टेक तो सबसे ज्यादा इशू है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ, सिली मिस्टेक होना, कैलकुलेशन मिस्टेक होना, ये सब बस बहुत ज्यादा इशू है। मेंस में भी वही हुआ मेरे साथ, मतलब सब कॉन्सेप्ट सही थे बट सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हो गया इस बार। हाँ, ठीक है, उसको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। और और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर पेपर में ना मेरा माइंड ही जंबल हो जाता। मतलब जब प्रैक्टिस के लिए पेपर देती हूँ हाँ हाँ तब तो ठीक रहता है, जब वहां हाँ, जाती हूँ सब अजीब हो जाता है। ओके, मतलब आने वाला भी चीज नहीं आता है फिर। ठीक है ठीक है ठीक है। एग्जाम माइंडसेट का इशू आता है हाफ नहीं टाइम कि जैसे एग्जाम। बीत गया तब हम्म। मेरा मतलब अजीब भी बिहेवियर हो जाता बोलो बोलो बोलो, सुन रहा सर हूँ। पेपर पेपर के दिन मतलब एग्जाम हॉल में कितना देर जल्दी जाना चाहिए? कितना देर क्योंकि मैं जल्दी इस जाना चाहिए? क्योंकि मैं इस बार मतलब 1.5 घंटा पहले जाके बैठ गया था, तो मतलब दिमाग में और बहुत नर्वस कुछ आ आने रहा लगा था। नहीं? हाँ। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, पर जल्दी जाना बेटर अथर तुम जल्दी जाना बेटर रोबोटिक साउंड है। कर रहे हो। अथर तुम रोबोटिक साउंड कर रहे हो। हेलो, अभी हेलो। अभी और ज्यादा रोबोटिक साउंड कर रहे हो। हाँ, हाँ, अब सही है, हेलो अब वन सही है, टू अब सही है। थ्री हाँ, 1 2 3 4, हाँ अब सही है। नहीं, मैं वो बोल रहा था कि मतलब जल्दी जाना ही बेटर है, क्योंकि एक बार लेट हुआ था ना मैं, तो फिर लेट होने पे हम्म। और भी ज्यादा डर जाते हैं, हाँ, वो है पैनिक हो वो है जाते हैं वो मतलब। वो पॉइंट है, वो पॉइंट है। ठीक है, तो हेलो और सर। सर, बोलो। आवाज आ रही है? हाँ ऋषिकेश, बोलो ना, सुन रहा हूँ। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि एडवांस के पेपर में तो नए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना। हाँ हाँ, एकदम श्योर। हाँ, मतलब वही पेपर दो, मैथ और फिजिक्स का, मतलब पेपर से मतलब क्वेश्चन थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ो, और क्योंकि वहां पे एग्जाम में नए क्वेश्चंस मिलने, पेपर से ही कंसेप्ट समझो, और जो हाँ केमिस्ट्री हाँ है ना वो डेली रिवाइज करते जाओ, क्योंकि हाँ केमिस्ट्री का कुछ नया नहीं मिलेगा इतना। फिर हाँ केमिस्ट्री हाँ। का इसी थ्योरी रिवाइज डेली करते जाओ, और मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का पेपर देते जाओ अल्टरनेट डे, उसमें हम्म, मैथ और फिजिक्स कवर हो जाएगा, ऐसा हम्म, सोच रहा था। सही, ओके। ये भी एक अच्छा इनपुट है। तो मोर और लेस आई थिंक सबका पार्ट कवर अप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिया है ना, सभी स्टूडेंट जितने भी है, तो मोस्ट को मैंने पढ़ा रखा है और कुछ को मैंने डाउट बता रखा है। तो जो एक साथ लेने का पर्पस यही था कि अभी अराउंड हमारे हमारे साथ 20 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो, ठीक है, तो सबने अपना अपना इनपुट दिया, सबने सबका अपना अपना इश्यूज था, तो वो डिस्कस किया। तो अब हम लोग एक एक करके हर एक पॉइंट को
एड्रेस करते चले जाते हैं एंड इवेंचुअली मैं अपना सजेशन दूंगा एज ऑलवेज, जैसा तुम लोग जानते हो, जो मुझे जानते हो उनको पता है कि मैं सिर्फ सजेस्ट करता हूँ, एट द एंड क्या करना है वो तुम्हारा काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना है कि एग्जाम में क्या करने का, मतलब एग्जाम वाले दिन जल्दी जाना चाहिए, लेट मतलब टाइम पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहला इशू है। तो एग्जाम वाले दिन अगर तुम जा रहे हो ना, तो एग्जाम वाले दिन अगर तुम्हारा 9 बजे का एग्जाम है, 9 to 12 एग्जाम होगा एंड 2 to 5 एग्जाम होगा। ठीक है, ये तुम्हारा टाइम रहेगा। तो 8:30 बजे अगर पहुंचना है तो अगर तुम्हारा सेंटर देखा हुआ है, तुमको पता है कि तुम्हारा कितना टाइम लगने वाला है, तो तुम आराम से तुम निकल सकते हो उस टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हाफ एन आवर लगने वाला है तो 7:45 में तुम अगर निकलते हो तो तुम इजिली 8:15, 8:10, 8:15 तक पहुंच जाओगे। तो वो डिपेंड करेगा तुम्हारे लोकेशन पे और फेमिलियरिटी ऑफ लोकेशन पे। ठीक है, और हमेशा एटलीस्ट 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, एटलीस्ट। और हाँ, बहुत जल्दी पहुंचने से भी कोई मतलब नहीं होता है, वहां जाके बैठे रहना पड़ता है। बट एज अथर्व सेड कि पहले पहुंचना इज मच बेटर देन लेट पहुंचना, बिकॉज लेट पहुंचोगे तो बहुत दिमाग में ना पैनिक मोड आ जाता है। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना कि दिमाग जो है एकदम शांत होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तो एग्जाम में एटलीस्ट हाफ एन आवर तो पहले पहुंच ही जाना, उससे लेट नहीं करना। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए क्या करना है कि क्या क्या तुम लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहला जो ध्यान रखना है वो है रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। ठीक है, जेईई एडवांस का पैटर्न सभी को पता है। अपने पास इन टोटल 54 क्वेश्चन आने वाले हैं पर पेपर। ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें 3 आवर्स मिलेगा। अब उस 3 आवर्स में क्या है कि तुम्हें फिजिक्स का 18 रहेगा, मैथ्स का 18 रहेगा और केमिस्ट्री का 18 रहेगा। एंड तुम्हें कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है टू गेट व्हाट रैंक, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर मैं एवरेज पेपर का बात कर रहा हूं जो 2018 का था, 2019 का था, 2016 के पेपर का बात नहीं कर रहा हूं जहां पे पेपर बहुत इजी था और इजीली लोगों ने 50-60% स्कोर किया था। ठीक है, एक मैं एवरेज पेपर का बात करता हूं जो मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। उसमें अगर तुम 50% स्कोर करते हो तो तुम्हारा जो रैंक रहता है वो 3000 से 3500 रहता है, इसके बीच में रहेगा। अगर तुम 55% स्कोर करोगे तो तुम्हारा रैंक विल बी समवेयर अराउंड 1800 to 2400। ठीक है, और 60% अगर तुम स्कोर करोगे तो तुम्हारा रैंक 1000 के क्लोज में रहेगा, 1000 to 1200। ठीक है, और अगर तुम 75% क्रॉस कर दोगे तो यू विल बी अंडर 100 रैंक। ठीक है, फॉर श्योर अंडर 100 थोड़ा 75-77 के अराउंड में तुम्हारा अंडर 100 रैंक रहता है। तो तुम्हें पहले टारगेट एक सेट कर लेना है। ठीक है, एक दिमाग में तुम्हारा टारगेट होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सॉल्व करना है। तो लेट्स से कि मैं एक टारगेट लेके चलता हूं कि हमारा जो टारगेट है इज टू स्कोर अराउंड 1000 रैंक। ठीक है ना, तो 1000 रैंक के लिए तुम्हें 60% स्कोर करना है। 80% के रेशियो में काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि 60% अगर स्कोर करना है तो उससे 120% तुमको सॉल्व करना आना चाहिए। मतलब तुम समवेयर अराउंड 72 to 75% तुम्हें सॉल्व करना होगा। ठीक है, अराउंड 20 to 25% एक्स्ट्रा तुम्हें लेके चलना पड़ेगा टू सॉल्व इन एग्जाम। तो 75% सॉल्व करना है, मतलब आउट ऑफ 18 क्वेश्चन तुम्हें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अगर कैलकुलेट किया जाए तो रफली तुम्हारे पास आ जाएगा 12 to 13 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। ठीक है, 12 to 13 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट सॉल्व करना है और 1 घंटे में अगर तुम्हें 12 to 13 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पर क्वेश्चन जो तुम्हारा टारगेट बन जाएगा दैट विल बी अराउंड 5 मिनट्स। ठीक है, तो तुम एक क्वेश्चन को आराम से जेईई एडवांस में 5 मिनट का टाइम दे सकते हो। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज लोग क्या करते हैं ना, जितने भी स्टूडेंट है उनका क्या एम रहता है कि 18 के 18 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 18 के 18 तब सॉल्व करना होता है, उस सब्जेक्ट में सॉल्व करना होगा जिस सब्जेक्ट
में तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यू आर गोइंग टू गेट 80 और 90% स्कोर, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट में सॉल्व करना होगा। अगर तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें तुम्हारा कंट्रोल अच्छा नहीं है या कमांड अच्छा नहीं है, तो उसमें तुम बी स्मार्ट, उसमें तुम 18 के 18 सॉल्व करने जाओगे ना तो नेगेटिव होगा और टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा, तो उस चीज को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। तो टारगेट अपना फिक्स कर लेना, मैंने बता ही दिया है कि किस रेंज में क्या रैंक तुम्हें मिलता है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें जज करना है अपना कि कितना सॉल्व करना है। तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं, एवरीवन इज श्योरली कैपेबल ऑफ गेटिंग अ रैंक ऑफ 4000 एंड बिलो, ठीक है, हर कोई 4000 के अंदर ला सकता है। तुम लोगों जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब मेरे से स्मार्ट है, सब मेरे से अच्छे स्टूडेंट थे मेरे टाइम पे, अगर मैं अपने टाइम से कंपेयर करूँ तो एवरीवन इज कैपेबल ऑफ गेटिंग अंडर 4000 रैंक एनी डे, ठीक है, बट बी स्मार्ट कि कितना तुम्हें सॉल्व करना है। तो प्रॉपरली पढ़ो, 5 मिनट का समय है, प्रॉपरली पढ़ सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन को खासा ध्यान रखो, और ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कैलकुलेशन को ध्यान रखना है वो मैं बताता हूँ। जैसे ना मैं अपने टाइम पे क्या करता था कि लाइक 100 माइनस 67 ना, मैं मेरे दिमाग में बार बार 43 आ जाता था। क्यों? क्योंकि 7 आ गया तो 3 आएगा, और 100 माइनस 60 वॉज 40, ठीक है, तो वो 43 आ जाता था। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये मिस्टेक हमेशा होता था मेरे साथ। और 100 माइनस 77 33 आता था। ये दो मिस्टेक मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम होता था, और अभी भी मैं क्लास में ये मिस्टेक कर देता हूं कई बार, ठीक है। तो उन चीजों का ध्यान रखो, फिगर आउट करो कि तुम्हारा कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, और उस चीज को कैलकुलेशन मिस्टेक को जब अगर वो पॉइंट आता है एग्जाम में तो बी कॉन्शियस, ठीक है, बी कॉन्शियस कि तुम उस पॉइंट को एड्रेस कर रहे हो बाय गिविंग एक्स्ट्रा 5 to 10 सेकेंड। फर्क नहीं पड़ता है जेई एडवांस में, जेई मेंस नहीं है ये। सबसे पहली बात तो ये है कि दिमाग से निकाल दो जेई मेंस है। जेई मेंस में क्या है कि तुमको स्पीड भी मैटर करता है, क्योंकि 75 में से अगर तुमको अच्छा रैंक लाना है तो यू हैव टू सॉल्व 50 से 60 क्वेश्चन, अगर तुम्हारा टारगेट है 99.5 99.6 परसेंटाइल तो, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें स्पीड भी चाहिए, बट यहाँ पे तुम्हें स्पीड नहीं चाहिए, यहाँ पे तुम्हें एक्यूरेसी चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट एक्यूरेट रहेंगे उनका रैंक हमेशा बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ अपना, मैंने शेयर भी कर रखा है। जब मैं 2010 में दिया था, ठीक है, जब मैंने 2010 में दिया था तो उस समय मैं केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% स्कोर किया था, मतलब जो अटेम्प्ट किया था उसमें मैंने ये शेयर कर रखा है। 96 मार्क का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया था, 93 मैंने स्कोर किया था, एक भी मिस्टेक नहीं था। तो उस चीज को ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, और हमें जहां मिस्टेक होता है उस मिस्टेक को दोबारा से एड्रेस करना है। तो आई थिंक कि ये कैलकुलेशन मिस्टेक वाला पार्ट हो जाएगा, और इसको तुम्हें वर्कआउट करना है इन अपकमिंग टेस्ट, जो तुम लोग प्रैक्टिस टेस्ट देने वाले हो उसमें तुम्हें इन चीजों को एड्रेस करते रहना है, तभी वो जाके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि कैलकुलेशन मिस्टेक वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। सिली मिस्टेक्स के लिए अगेन वही होता है कि हम लोग जगह बचाने के चक्कर में कई बार क्या करते हैं, बहुत छोटा छोटा लिख देते हैं, या कहीं पे गंदा रहता है उसी जगह पे लिख देते हैं। गंदा इन द सेंस कि पहले से लिखा होता है वहां पे लिख देते हैं, एंड देन उसके वजह से क्या होता है कि गलत इंटरप्रेट हो जाता है, ठीक है, और हम लोग गलत चीज नोट कर लेते हैं। अगेन ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैं हमेशा क्लास में करता हूँ, ठीक है। तो और मैंने बहुत बार बोला भी कि देखो ये मैंने मिस्टेक कर दिया। तो उन सब चीजों को भी तुम्हें ध्यान में रखना है कि जो भी तुम काम कर रहे हो फ्रेश करो, किसी भी जगह पे पेज बचाने की जरूरत नहीं है, पेज तुम्हें वो देने वाले हैं, सो टेक इट, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद है कि एग्जाम में पैनिक मोड आ जाता है, ठीक है, कि एग्जाम में पैनिक मोड आ जाता है, एग्जाम में माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो क्यों होता है ये? ओनली बिकॉज ऑफ कि हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम में रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग ये सोचते हैं अरे यार मेरा 1000 रैंक नहीं आएगा तो मेरे मदर फादर क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर मेरा 1500 रैंक नहीं आएगा तो क्या होगा मेरा, अगर मेरा 5000 रैंक नहीं आएगा तो क्या होगा मेरा, ठीक है। ये माइंडसेट हम लोग लेके एग्जाम में चले जाते हैं, क्योंकि फैमिली प्रेशर रहता है, सोसाइटी प्रेशर रहता है, टीचर्स का प्रेशर रहता है। मैं भी सबको बोलता हूँ अरे 2000 के अंदर नहीं आया तो क्या आया, ठीक है। बट एट द एंड हमें अपने कैपेबिलिटी में बिलीव रखना है
ठीक है, हमें रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करना है कि एग्जाम में जाने के बाद रिजल्ट मैटर नहीं करता है, एग्जाम में जाने के बाद तुम्हारा परफॉर्मेंस मैटर करेगा। और अगर तुम परफॉर्मेंस अपना देते हो ना, तुम परफॉर्मेंस अगर अपना रखते हो कि जाने दो जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना देना है, ठीक है, तो उस केस में ना तुम कभी भी पैनिक मोड में नहीं आओगे। तुम्हारे दिमाग में अगर रिजल्ट चलना चालू हो जाएगा ना तो पैनिक मोड आता है, ठीक है। अगर तुमने ये सोच लिया अरे यार आज अभी किसी ने बोला भी था कि हाफ पेपर पार होने के बाद फिर मतलब ऐसा लगता है कि अब क्या करें अगर अच्छा नहीं होता है तो पेपर, तो देखो हाफ पेपर पार होने के बाद या फिर एक सर्टेन अमाउंट पार होने के बाद तुम्हें पैनिक मोड अगर आ जाता है तो तुम अपना पूरा पेपर खराब कर दोगे। अगेन मैंने भी ये स्टोरी शेयर कर रखा है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कि जब मैं अपना जेई दिया था 2010 में, तो एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड पेपर मेरा मैथ फर्स्ट पेपर का अच्छा नहीं हुआ था। सेकेंड पेपर जब मैं देने गया तो मैं स्टार्ट के 20-25 मिनट्स में 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था। दोज देयर आर 5 मार्क्स ईच, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तुम लोग सोच सकते हो कि क्या स्टेटस होगा उस समय मेरे माइंड का कि मैथ्स ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पेपर में नहीं किया है, कट ऑफ क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। अब मैं केमिस्ट्री में कितना भी अच्छा कर लूं, फिजिक्स में कितना भी अच्छा कर लूं, अगर मैथ्स का कट ऑफ क्रॉस नहीं हुआ तो मुझे आईआईटी वैसे भी नहीं मिलने वाला है। तो उस समय मेरा क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा? तो उस समय मैंने क्या किया, 2010 के अराउंड मैं मेडिटेशन पे काफी वर्क करता था, तो उस समय मैंने क्या किया कि थोड़ा 5 मिनट रुक गया, ठीक है। तो हाफ एन आवर में जो मेरा जो सबके लिए पेपर 3 आवर्स का था वो मेरे लिए 2.5 आवर्स का हो गया, ठीक है। अब उस 2.5 आवर्स में मुझे अब आंसर करना था पूरे रेस्ट ऑफ द पेपर। फिर मैं क्या किया कि मैथ्स के पेपर स्टार्टिंग से छोड़ के 1 to 6 को छोड़ के मैं बैक से चालू किया, ठीक है। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे एक रिदम मिल गया सॉल्व करने का। और जैसे जो मैंने टाइम स्लॉट अलॉट किया था 1 आवर का, तो टाइम स्लॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम स्लॉट जो मैंने 1 आवर का अलॉट किया था उस टाइम स्लॉट को फेल नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हमें रिदम मिल जाता है और हम लोग ना टाइम स्लॉट मिस कर जाते हैं कि हमने प्रैक्टिस पेपर में 1 घंटा मैथ्स के लिए रखा था और अब हम लोग उसको 1.5 घंटा दे दिए। बस वहीं पे क्या होता है, रिदम बेकार हो जाता है बाकी 2 सब्जेक्ट के लिए और फिर पैनिक मोड आता है। तो एक टाइम स्लॉट तुम्हारा फिक्स होना चाहिए कि 1 घंटा मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए सिर्फ 1 ही घंटा ही जाना चाहिए। अगर 70 मिनट है मैथ्स के लिए तो 70 मिनट ही जाना चाहिए। कभी भी तुम्हें 70 मिनट से ज्यादा नहीं देना है अगर तुम्हारा टाइम स्पैन है 70 मिनट का, तो ठीक है। बाद में देंगे जब अपना फिजिक्स कर लिया सॉल्व, जब अपना केमिस्ट्री कर लिया सॉल्व, उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो आके देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन अगर नहीं टाइम बच रहा है तो हम लोग मैथ्स में एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे या फिजिक्स में नहीं देंगे या केमिस्ट्री में नहीं देंगे। ये जनरल फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पैनिक मोड के लिए हमें बिलीव रखना है अपने स्किल्स पे जो हमने डेवलप किया है लास्ट 2 इयर्स में, जो हमने क्वेश्चन सॉल्विंग किया है उस पर भरोसा रखना है, और जो हम लोग अभी प्रैक्टिस टेस्ट देने वाले हैं उस पर बिलीव रखना है कि अगर हम लोग वहां कर सकते हैं तो हम लोग जेईई एडवांस में भी कर सकते हैं। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखो। और इनकेस अगर एग्जाम में पैनिक आता है तो 2 से 5 मिनट का ब्रेक ले लो, पेपर से शांत करो दिमाग को, बस ये बोलो कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ, ठीक है। इसके बाद और एग्जाम्स आएंगे, तो जब प्रेशर हट जाएगा ना तुम्हारे माइंड से, यू विल ऑब्वियसली परफॉर्म बेटर देन जब तुम पैनिक मोड में रहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से पैनिक मोड का हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और ट्राई टू मेडिटेट, मतलब भूल जाओ कि दिन दुनिया क्या बोलने वाला है, भूल जाओ कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या बोलने वाले हैं, बस ट्राई टू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम्हारा पैनिक मोड चला जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना, इन 2-3 चीजों को, तो ऑब्वियसली तुम्हें ये पैनिक वाला दिक्कत या फिर एग्जाम में माइंडसेट वाला दिक्कत ना नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम है। हाँ, एक और पॉइंट ये था, मतलब स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करे, मतलब पूरा पेपर एक बार देख ले या लाइन टू लाइन क्वेश्चन वाइज जाते रहे। हाँ, इस पे भी आता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे, पेपर कैसे अप्रोच करना है, तो ठीक है। तो ये 2 चीज जो था, ये 2-3 चीजें जो थी,
ये सब एग्जाम में छोटे छोटे पार्ट रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि एक पेपर का अप्रोच कैसा होना चाहिए, तो और टेस्ट सीरीज हमें कैसे अटेंड करना है। ठीक है, तो टेस्ट अभी तुम्हें एक प्लान क्रिएट करना होगा अपने लिए सभी कोई को, तो अगर हो सके तो दिमाग में रख लो या फिर कहीं नोट कर लो। तुम्हें टेस्ट सीरीज के लिए एक प्लान क्रिएट करना होगा, और डोंट गिव मोर देन 6 और 7 टेस्ट। ठीक है, अदरवाइज तुम्हारा माइंड एक मशीन है, इट विल बर्न आउट। बर्नआउट अगर हो गया तो जब एग्जाम एक्चुअल एग्जाम आएगा तो उस दिन तुम्हें ना मतलब ऐसा लगेगा माइंड टायर्ड है, तुम लेजी फील करोगे। ठीक है, तो डोंट गिव मोर देन 6 और 7 टेस्ट, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, 6 और 7 टेस्ट विल बी मोर देन इनफ। अगर तुमने पहले दे रखा है तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूं उन्होंने ऑलरेडी बहुत टेस्ट दे रखा है, यू डोंट नीड टू गिव मोर देन 6 और 7 टेस्ट। ठीक है, तो 6 से 7 टेस्ट जो तुम्हें देना है उसमें क्या क्या करना है अब तुम्हें। सबसे पहला एक तुम्हें पैटर्न अपना ढूंढना होगा। जैसे जो रूसी है इस चैट में, उसका क्या है कि मैथ्स देगा वो पहले, फिर फिजिक्स देगा, फिर वो केमिस्ट्री देगा। ठीक है, महेश है, महेश आई थिंक पहले केमिस्ट्री देगा, बड़ा महेश कि पहले केमिस्ट्री देगा, फिर फिजिक्स देगा, फिर मैथ्स देगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक, जो मुझे मैं जहां तक जानता हूं। तो अपना पैटर्न एक तुम्हें करना है अभी, मतलब तुम्हें किसी और का फॉलो नहीं करना है। मेरा क्या था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने उस तरीके से प्लान कर रखा था, स्टडी कर रखा था। तो तुम्हें तुम्हारा एक पैटर्न होना चाहिए जो नेक्स्ट तुम 5 to 7 टेस्ट में करने वाले हो, वो तुम्हारा फिक्स होना चाहिए। टाइम लिमिट तुम्हारा फिक्स होना चाहिए कि तुम्हें फिजिक्स, जैसे मेरा केमिस्ट्री में अच्छा होल्ड था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली, तो मैंने केमिस्ट्री को दे रखा था 40 to 45 मिनट्स का टाइम, फिजिक्स को दे रखा था पूरा 1 आवर, और 70 मिनट्स दे रखा था मैंने मैथमेटिक्स को। ठीक है, और रेस्ट 10 मिनट्स मैंने रख रखा था फॉर अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये मेरा था। तो तुम लोगों को उसके अनुसार सेट करना होगा कि लाइक इफ यू आर गुड इन फिजिक्स तो तुम उसको अगर 50 मिनट्स में रैप अप कर सकते हो तो डू दैट इन 50 मिनट्स। ठीक है, तो वो तुम्हारा एक सेट बन जाना चाहिए, एंड दैट शुड बी फॉलोड इन ऑल दी एग्जाम। वेरिएशन नहीं आना चाहिए कि जैसे मैं पहले बोलता था कि ट्राई करो डिफरेंट थिंग्स, अब ट्राई करने का समय नहीं है। अब तुम्हारे पास फिक्स है कि ये काम है, इसी काम को मुझे करना है इन जेई एडवांस जाके उस दिन। ठीक है, तो तुम्हें एक पैटर्न फिक्स करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स 3 फैक्टोरियल, पीएनसी मैथमेटिक्स फेवरेट स्टूडेंट के लिए। ठीक है, 3 फैक्टोरियल, 6 तरीका है अपने पास, 6 तरीके में से किसी एक तरीके को सेलेक्ट करना है और उसी को हमें फॉलो करना है, पहला। दूसरा, टाइम स्लॉट अलॉटमेंट। तुमसे बेटर कोई नहीं जानता होगा कि तुम्हारा किस सब्जेक्ट में पकड़ कैसा है। ठीक है, तो तुम्हें टाइम स्लॉट अपने को देना है कि किस टाइम स्लॉट में एक सेकेंड, तुम्हें टाइम स्लॉट फिक्स करना है और तुम्हें पता होना चाहिए कि किस टाइम स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट को तुम्हें करना है। ठीक है, और थर्ड चीज है, ऑलवेज स्टार्ट विथ दैट सब्जेक्ट जो कि तुम स्ट्रांग हो। ठीक है, मैं हमेशा क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं कि अगर एक बैट्समैन आता है और उसने पहली बॉल पे बाउंड्री लगा दिया ना, तो उसका फ्लो अच्छा बनता चला जाता है। सेम थिंग स्टैंड विथ अस कि अगर हम लोग पहला क्वेश्चन बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ सॉल्व करते हैं तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें हमें कॉन्फिडेंस फील होगा। अगर हमारा पहला क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाता है तो उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना, बड़ा दिक्कत हो जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसीलिए ऑलवेज स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो। सर, हाँ, मतलब टाइम स्लॉट कैसे डिवाइड करना है? मतलब ऐसे करना है कि लास्ट के 20 मिनट्स फ्री रहे, कि ऐसा होना चाहिए कि लास्ट तक जाना चाहिए वो टाइम स्लॉट? लास्ट का 10 मिनट्स अगर तुम अपने लिए बचा के रखोगे तो अच्छा रहेगा। 20 मिनट्स बहुत ज्यादा हो जाता है, 10 मिनट्स अगर तुम बचा के रखते हो तो इट्स गुड। फिर 10 मिनट्स में क्या होता है ना, कई बार कि हम लोगों को 2-3 सवाल ऐसा दिख जाता है कि क्या बोला जाता है कि उसको हम लोग ना देख के साथ मार सकते हैं, तो उन सब चीजों के लिए हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हो गया। फिर आता है कि आप पेपर को कैसे अप्रोच करें, कि पेपर का अप्रोच किस तरीके का होना चाहिए। जैसे मुझे पेपर मिला तो अलग अलग लोगों का अलग अलग स्ट्रैटेजी रहता है
तो मुझे जो ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी लगता है आफ्टर डिस्कसिंग विद ऑल द स्टूडेंट्स, वो ये रहता है कि क्वेश्चन पेपर पहले देख लो, ठीक है, पूरा पेपर नहीं। एक पेपर फिजिक्स का है तो फिजिक्स पहले पूरा देख लो, 5 मिनट में एक एक क्वेश्चन देख लो, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के पहले पेपर देख लिए तो तुम्हें एक आइडिया लग गया कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रखा है और तुमसे कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो तुम्हें एक आइडिया लग गया कि कितना क्वेश्चन आया है, किस तरीके का क्वेश्चन आया है और तुम्हारे लेवल का कौन कौन क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ने वाले हैं, तो भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, टाइम ही नहीं खराब करना है। जैसे मैंने अपने टाइम पे केमिस्ट्री में मुझे फिजिकल केमिस्ट्री का हवा भी नहीं था, ठीक है, तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन पढ़ा, दिखा फिजिकल केमिस्ट्री है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, मैं देखते साथ क्वेश्चन छोड़ देता था क्योंकि मुझे पता था कि उन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये पेपर में तुम्हें मैनेज करना होगा। तो एक मान लो केमिस्ट्री तुमने 45 मिनट का टाइम दे रखा है, 5 मिनट दो टू रीड ऑल दी क्वेश्चन, ठीक है, इन स्ट्रेट। उसमें तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, बस तुम्हें देख लेना है कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया है और तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है अरे यार ये तो मतलब देखते साथ हो जाएगा, उस क्वेश्चन को मार्क और रिव्यू कर दो कि तुम्हें पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर तुम पूरा क्वेश्चन देखने के बाद रिटर्न आ गए क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब तुम्हें पता है 1 से लेकर 18 तक कौन कौन सा क्वेश्चन है और किस तरीके का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े तुम, पढ़ते साथ तुम्हें डिसाइड करना है कि क्वेश्चन तुमसे होगा या नहीं होगा, या फिर क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है। 3 कैटेगरी में, होगा, नहीं होगा, लेंदी है। होगा तो इंस्टेंटली कर दो, आगे बढ़ जाओ। लेंदी है, मार्क फॉर रिव्यू का टैग लगा दो और आगे बढ़ जाओ। अगर नहीं होगा छोड़ दो एज इट इज, तो वहां पे वो क्वेश्चन नंबर 1 पे रेड ब्लॉक बन जाएगा। तो मतलब जब तुम पेपर कंप्लीट कर लोगे अपना 30-35 मिनट्स में पूरा 18 क्वेश्चन को देख के सॉल्व करके, तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, तुम्हारे पास एक डेटाबेस रहेगा जहां पे तुमको पता रहेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन अब तुमसे होने वाला है। तो जाओ उन क्वेश्चंस को, बस उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। मैथ में जाओगे, 1 घंटे का टाइम अगर तुमने दे रखा है, तुमने 5 मिनट दे दिया क्वेश्चन देखने के लिए, तुमने देख लिया कि परम्यूटेशन के 2 क्वेश्चन है, छोड़ देना है उसको, तो 18 में से 16 क्वेश्चन बचा। एक क्वेश्चन तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का है, 15 क्वेश्चन बचा। तो अब 15 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें से एक आधा क्वेश्चन कैलकुलस का होगा, इंटीग्रेशन का ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमसे सॉल्व नहीं होगा, तो उन क्वेश्चन पे समय खराब नहीं करना है। जो अमन ने बोला था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 10-10, 15-15 मिनट लग जाता है, तो वैसे क्वेश्चन को क्या करना है, छोड़ देने का है। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करना है और प्रैक्टिस में भी नहीं करना है। हाँ बोलो बोलो। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सर मतलब अभी होता है ऐसा है ना कि मतलब हाँ। आप जैसे बोले कि जो टॉपिक नहीं आता है वो मतलब छोड़ दो उसके क्वेश्चन, और जो एकदम से आता है वो करो। पर मतलब होता ये कि मतलब अभी जैसे 100% जो टॉपिक्स है उसमें से 80% टॉपिक्स ऐसे है जो मॉडरेट लेवल पे, मतलब ऐसा भी नहीं कि हर क्वेश्चन हो जाएगा हाँ। और ऐसे भी नहीं कि क्वेश्चन नहीं होते हाँ। उसके। तो उसमें तो हम मतलब जैसे वो उस एरिया का दिखता है तो वो तो हम अटेम्प्ट ही करते हैं ना, और फिर कहीं बाद में जाके पता हाँ, चलता है कि यार नहीं ये तो लेवल। हाँ तो देखो तो ऐसे वैसे मतलब क्वेश्चंस के लिए क्या है कि तुम टाइम फ्रेम रखो ना, तुम टाइम फ्रेम रखो 3 मिनट का, ठीक है, कि 3 मिनट में तो तुमको समझ में आना चाहिए ना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट हाँ हाँ क्योंकि अगर तुमने एक क्वेश्चन पे दे दिया, तुमने अगर एक क्वेश्चन पे दे दिया लेट से 7-8 हाँ। मिनट, ये असर हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है जब तुम लोग CSRL का वो कौन सा तुम लोग देते थे एग्जाम, अरे यार मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो तुम ऑनलाइन देते थे ना, CSRL का खुद का था ऑनलाइन वाला, जो उनके खुद के कंप्यूटर पे तुम लोग देते थे। इम्बाइब उस हाँ इम्बाइब वाला, जब इम्बाइब वाला तुम लोग टेस्ट देते थे, अच्छा इम्बाइब। हाँ वहां पे जो तुम्हारे पास टाइम स्लॉट टाइम आता था पर क्वेश्चन, या तुम लोगों ने जिन्होंने LN वाला दिया था उसमें मैं हमेशा बोलता था कि टाइम फ्रेम में ऐसा रहना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन हाँ, में हाँ। तुम 8 मिनट 9 मिनट नहीं ले रहे हो यार सॉल्व करने के लिए, है ना। तो वहां पे तुम 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट में तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मुझे निकलना है, तो वहां से कि ये फंसा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे
एक याद करो, मुझे ध्यान नहीं हाँ, है, वही। एक क्वेश्चन आया था CSRL के पेपर में, मैंने बोला था इसको जो करेगा वो मैथ्स में सिर्फ एक ही क्वेश्चन यही कर पाएगा, क्योंकि वो सॉल्व तो हो रहा था ना, वही था हम लोग क्लास में कितना पूरा बोर्ड भर गया था सॉल्व करते करते। हाँ भाई, हुआ था याद क्वेश्चन, है। लेकिन कितने देर लग गया था? हाँ 25 मिनट लग गया था विदाउट एग्जाम प्रेशर, हाँ और वो भी हम लोग सब मिलके कर रहे थे। तो वैसे क्वेश्चन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल पे यही चीज होता है नहीं, कि मतलब तुरंत मत छोड़ो, अटेम्प्ट करो, और जहां हाँ। लग रहा है कि तुम फंस रहे हो तो वहां पे जजमेंट तुम्हारा होना चाहिए ना, कि जहां लग रहा है कि तुम फंस रहे हो तो निकल लो वहां से, बिकॉज वो भी क्वेश्चन तुम्हें 3 या 4 मार्क्स देगा, दूसरा क्वेश्चन में 3 या 4 मार्क्स देगा, ठीक है। अमन तुम कुछ बोल रहे थे? हो गया सर, वो क्लियर हो गया, वही चीज था कि 3 मिनट देते फिर ऐसा लगता है कि हाँ हो रहा है बट वो लेंदी हो जाता है, तो वो कवर मतलब वो टाइटी हो जाता है, फिर करे या नहीं करे, तो वो क्लियर हो गया। हाँ देखो, इसमें ना बहुत लोग अटक जाते हैं कि करे या नहीं करे, अटकना नहीं है भाई, निकल देना है वहां से एकदम, समझे। अटक जाते हो तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है उस चीज को लेके, हाँ सर। क्योंकि ना वो हम अटैचमेंट जुड़ जाता है कि यार इस क्वेश्चन को हमने इतना टाइम दे दिया, अब क्या करें, इस हाँ क्वेश्चन को सर। छोड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन वो मैं इतना अभी नहीं बनाना है। पेपर दिया, हाँ बोलो। अभी आधा पेपर दिया था ना मीटिंग से पहले, तो उसमें क्या हो रहा था फिजिक्स में कि समझ आ रहे थे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गए, लेकिन 5 मिनट के ऊपर लग रहा था, और टाइम दिया तो वो सॉल्व हो जा रहे थे, तो फिर वैसे क्वेश्चन को टाइम देना चाहिए ना। देखो, अगर वैसा क्वेश्चन को टाइम लग रहा है ना तो उसको कर दो ना मार्क पर रिव्यू, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है कि ऑलमोस्ट तुमसे ये सब क्वेश्चन वैसे नहीं, तो फिर क्या करो, फिर अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट को कम कर दो, ठीक है। अब कोई एक देखो, एक सिंपल सा बात बताता हूँ कि अगर एक बच्चा 15 क्वेश्चन कर रहा है और उसमें 3 गलत कर रहा है ना, तो इज इक्विवेलेंट टू 11 क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो तुम पहले से ही टारगेट लेके चलो कि मुझे 10-11 करना है और एग्जैक्ट करेक्ट करना है, जो तुम मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में करती हो। तो वही चीज का टारगेट लेके चलना है कि कम करना है लेकिन सही करना है। अगर तुम कम कर रहे हो तो तुमको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही होने चाहिए विद एक्यूरेसी ऑफ 90%, ठीक है। कि तुमने अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व किए तो तुम्हारा 3 रॉन्ग हो रहा है। हाँ बोलो। मैथ्स का कट ऑफ कैसे क्लियर करो? मैथ्स का कट ऑफ कैसे क्लियर करो? मैथ्स के कट ऑफ के लिए देखो, स्ट्रेट लाइन सर्कल वाला जो टॉपिक है ना, वो शुरू से मैं बोलते आ रहा हूँ, उसको तुम करके चले जाओ, तुम्हारा मैथ्स का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। वो पैराबोला हाइपरबोला या बाकी के 3? बस स्ट्रेट लाइन सर्कल, पैराबोला हाइपरबोला का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसमें से तुम्हें 4 क्वेश्चन तुम कर दोगी ना, तो 12 मार्क्स के लगभग आ जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा क्लियर उधर से। और क्वाड्रेटिक कर लो, क्वाड्रेटिक तो तुम्हें थोड़ा ठीक ठाक आता ही है, क्वाड्रेटिक कर लो, स्ट्रेट लाइन सर्कल कर लो, और क्या आता है तुमको, कैलकुलस में थोड़ा बहुत तो आता ही है तुमको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला पार्ट। हाँ वो थोड़ा आता है, लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है सर। हाँ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो उन सब टॉपिक्स को कवर अप करो जो तुमको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है। और बाकी टाइम फिर तुम फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम दो, तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स पे दो, कि उसके तुम 18 में से 15-16 क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैथ्स ओवरऑल तुमको क्या करना है, मैथ्स और फिजिक्स मिला के 24 क्वेश्चन करना है। तुमने अगर फिजिक्स में ही 15-16 क्वेश्चन निपटा दिया, तो मैथ्स से फिर 8-9 क्वेश्चन विल बी मोर देन एनफ, और 6-7 भी कर देती हो तो अराउंड 22 क्वेश्चन हो गए, तो बहुत हो जाता है, ठीक है। सर अगर मार्क्स वाइज देखा रैंक को छोड़कर, तो अगर टोटल कुछ है मार्क्स, तो उसमें से कितने होना मिनिमम? मतलब तो 50%, 50% में तुमको अच्छा कैटेगरी, अच्छा रैंक मिल जाएगा 3000 3,500 का, और तुम आराम से स्कोर कर सकते 50%। मैंने पहले से मतलब स्टार्ट से बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 6 महीना पढ़ाने के बाद से तुमको बोल रहा हूँ, यू कैन ऑलवेज स्कोर मोर देन 50% मार्क्स, तुम और तेजल दोनों, ठीक है। सर लेकिन मेंस तो इतने गंदे गए, तो फिर एडवांस जा सकता क्या? अच्छा हाँ, मैं एक मेरी स्टूडेंट है थी, मतलब अभी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा उसका, नागपुर की थी वो, उसको नागपुर में मैंने पढ़ाया था, तो उसको जेई एडवांस में वो जस्ट क्वालिफाई की थी फॉर जेई मेंस में, जस्ट क्वालिफाई की थी वो जेई एडवांस, ठीक है।
और इवेंचुअली अभी वो आईटी खड़गपुर में है। तो क्योंकि उसका स्पीड नहीं था, बट उसका सॉल्विंग टेक्निक बहुत अच्छा था, तो वो एक घंटे में वो 8-10 क्वेश्चन कर पाती थी, लेकिन 15-20 नहीं कर पाती थी। तो जेई मेंस में उसका हालत खराब हो गया था, उसने कुछ 34 या 36 क्वेश्चन किए थे, और जेई एडवांस में भी सेम किया था, 30 क्वेश्चन के लगभग, 30-32 क्वेश्चन के लगभग। तो उसका जेई एडवांस में आईटी खड़गपुर मिल गया उसको। तो पॉसिबल है, लेकिन वही है कि तुम्हारा एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। एक्यूरेसी का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा सर, लेकिन अटेम्प्ट का ही प्रॉब्लम लगता है। हाँ, तो जेई एडवांस में तुम्हें अटेम्प्ट मायने नहीं रखता ना। जेई एडवांस में तुम्हें कितना अटेम्प्ट चाहिए? 30 क्वेश्चन भी तो अगर तुम कर देते हो ना, 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 108, और 60 क्वेश्चन में अगर तुम्हारा 50 भी करेक्ट हो जाता है, तो तुम एक अच्छा रैंक होल्ड करोगे। सर क्योंकि मैथ्स में सिर्फ स्ट्रेट लाइन और सिर्फ सर्कल का क्वेश्चन आएगा या नहीं, ये डाउट ही है। बाकी फिर दूसरे टॉपिक से एकदम कंफर्म क्वेश्चन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन सर्कल का आया या वैसा कुछ टॉपिक आया, मतलब जैसे अब अलजेब्रा का कुछ टॉपिक आ गया जो इजी है, जैसे क्वाड्रेटिक भी आ सकता है तो वो इजी है। लेकिन स्ट्रेट लाइन सर्कल का अगर प्योर नहीं आया, मिक्स कर दिया हाइपरबोला और एलिप्स, तो कभी कभी मतलब उसके भी अलग अलग पॉइंट्स है ना, वो सिंपल वाली से थोड़ी आएगा जो आपने नोट्स दिए थे अलग से प्रिंटेड, वैसा कुछ वो भी टाइम पे याद आना चाहिए ना। मैथ्स का भी वैसा फिर डाउट आ रहा कि कैसा होगा करके। देखो, अगर तुम्हें कहीं पे भी दिक्कत लगे कि लाइक ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो उस केस में ना बेटर होता है क्वेश्चन को लीव करो और नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढो। बिकॉज 18 क्वेश्चन में से एटलीस्ट तुम्हें 5 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना, 5 क्वेश्चन जो तुम बहुत आराम से कर पाओगे। तो अगर वो 5 क्वेश्चन कर दो और उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और निकाल लो कहीं से समहाउ, ठीक है, तो 7 क्वेश्चन अगर तुम मैथ्स में कर लेते हो, तुम आर्य और तेजल दोनों, तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है, तो फिजिक्स में समहाउ अगर तुम 14 to 15 क्वेश्चन मैनेज कर लेते हो ना, तो इट विल बी अ गुड रिजल्ट एनी डे। और अगर तुम केमिस्ट्री में भी 15-16 कर देते हो तो मैथ्स में और कम हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक कि केमिस्ट्री तुम लोग का उतना उस लेवल पे प्रिपेयर हुआ होगा जितना मैं तुम लोगों को जानता हूँ। अभी लास्ट 5 मंथ का पता नहीं। ऑर्गेनिक तो ठीक है, हो जाएगा। ऑर्गेनिक हाँ, का पूरा झोल लगता है। ऑर्गेनिक का यहाँ पे बहुत लोगों का झोल होगा। तो मतलब ले देख के बात वही है कि तुमको तीनों सब्जेक्ट में मैनेज करना है, एक सिंगल सब्जेक्ट को नहीं रखना है, ठीक है। तो एक सिंगल सब्जेक्ट में अगर कम हो रहा है तो बाकी 2 सब्जेक्ट अगर तुम्हारा मैनेज हो जाएगा समहाउ। मेरा खुद का मार्क्स देखो ना, 108 था केमिस्ट्री में, अराउंड 95 था फिजिक्स में, और 37 सिर्फ था मैथ्स में। और देखो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, क्या कोइंसिडेंस है, देख रहे हो, ठीक है। तो वही था कि मैंने मैनेज किया कि मैथ्स में क्या हो रहा था ना कि मेरा वही स्पीड नहीं आ पा रहा था। केमिस्ट्री में आ गया था स्पीड, फिजिक्स में आ गया था स्पीड, लेकिन मैथ्स में स्पीड नहीं आ पा रहा था। तो उसकी वजह से मैंने क्या किया था कि मैथ्स को थोड़ा सबसाइड कर दिया कि चलो ठीक है, मैथ्स आता है अलग बात है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स आ रहे हैं। तो उसी तरीके से तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं मैक्सिमाइज कर सकूं स्कोर। तो उसका वही तरीका है कि तुम्हें स्पीड भी देखना पड़ेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर अच्छा स्पीड आ रहा है तो उनमें ज्यादा फोकस करो, उनसे ज्यादा टाइम दो और उनको अच्छे से करो, रादर देन कि मैथ्स में टाइम वेस्ट करके, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है टू गिव टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स और न्यू प्रोसेस, ठीक है। तो मैथ्स मिलेगा ऐसा तो तुम इजिली कर दोगे दोनों पेपर में, तो 10 क्वेश्चन तो यहाँ निपट जाएगा तुम्हारा। और बाकी जो तुम्हारा 50 क्वेश्चन बचेगा ना, उस 50 में तुम्हें 25 करना है, मतलब 13 क्वेश्चन ईच करना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो वो तुमको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे करें। और 60 है जैसे, तो 60 में अगर तुम 55 भी कर देते हो तो 50 विथ 95% एक्यूरेसी, मतलब 3-4 क्वेश्चन गलत होता है तो चल जाता है, और 60 विथ 6-7 क्वेश्चन गलत होता है तो चल जाता है। इस तरीके का अगर तुम करते हो तो यू विल बी एन मोस्ट इम्पोर्टेंट 10%। तो उस चीज का भी फायदा मिल सकता है सर 20%। अच्छा अच्छा भाई सॉरी, गलती हो गई, 10% बोला मैं, 20% है भाई लोग, तो 20% मिलेगा तुम्हें फायदा। सर बट उससे भरोसा नहीं रखना है ना। हेलो सर। ठीक है, हाँ सर मतलब मैंने जो भी स्ट्रेटेजी प्लान की है
तो उन्होंने कहा अभी जो भी मेरे टेस्ट सीरीज होंगे अभी मैं 5 ही देने वाला, तो उसके अंदर मुझे ठीक है, 5 से 7। हाँ 5 से 7, हाँ तो उसके अंदर मुझे वर्कआउट कर लेना है MCQ को। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि अब हम लोग ये पैनिक वाला हो गया, पेपर अप्रोच बता दिया, ठीक है, एग्जाम माइंडसेट हो गया, सिली मिस्टेक्स को कैसे कवर अप करना है ये बता दिया हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट अब किस तरीके से प्लान करना है। तो नेक्स्ट जो 21 डेज है ना, कोई नया बुक मत सॉल्व करना। पहली बात, कोई नया बुक मत सॉल्व करना इन आइदर ऑफ द सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कोई नया बुक मत सॉल्व करना, कोई मतलब नहीं होगा। रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व करके कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कोई ऋषिकेश, यवतमाल के ऋषिकेश ने बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी तुमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऑलरेडी कर रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन को रिपीट करके मतलब नहीं बनता है, ठीक है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं। अभी तुम्हारे पास 20 डेज है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनसे मैंने बात कर रखा है सबका यही होता है कि सर अगर बुक उठा के सॉल्व करने बैठे हैं ना तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व होता है। और आई थिंक ये मेजोरिटी लोग एग्री करेंगे इस चीज के साथ कि बुक उठा के अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 घंटा में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पाता है। क्यों? बिकॉज हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, टाइम क्लॉक नहीं है, ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऑलवेज बेटर रहेगा कि तुम टेस्ट दो, ठीक है। टेस्ट में क्या होगा अब मैं बताता हूं। टेस्ट में तुमने एक दिन में 6 घंटा दिया, तुमने 108 क्वेश्चन सॉल्व किए, बोलो। हाँ, तुमने 108 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अगर तुमने 7 टेस्ट दे दिया, 5 से 7 टेस्ट अगर दे दिया, तो तुम रफली अराउंड 540 क्वेश्चन से लेकर 750 क्वेश्चन के अराउंड सॉल्व कर लोगे इन नेक्स्ट 22 डेज, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से मोर देन एनफ होगा, बिकॉज तुमने ऑलरेडी 2.5 साल प्रैक्टिस कर रखा है यार। 1-2 दिन का प्रैक्टिस थोड़ी है ना है कि तुमने बस 2 दिन प्रैक्टिस किया है और अब सॉल्विंग का दिन आ गया। एक कोट मैं शेयर करना चाहूंगा जो MS धोनी ने बोला था। एक स्टूडेंट ने उससे पूछा था किसी एक इंटरव्यू में कि आपने जब अपने टाइम पे एग्जाम दिया था तो क्या आपको डर लगता था क्या एग्जाम से? उसने बहुत अच्छा बात बोला था कि एग्जाम में डरने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको अपने स्किल्स पे भरोसा होना चाहिए, और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो उस समय डर के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि आपका नहीं होने वाला है। तो काफी मुझे अच्छा लगा ये बात। तो सेम चीज हमारे साथ भी अप्लाई होता है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो अब नया बुक उठा के सॉल्व करना या फिर कुछ ऐसा कर देना जो तुमने अभी तक नहीं किया है, कोई मतलब नहीं है। बेस्ट तरीका क्या होगा? प्रैक्टिस करो टू सिट 6 आवर्स अ डे, 9 to 12, 2 to 5, ठीक है। अपना लंच टाइम फिक्स कर दो बिटवीन 12:30 to 1:30, बिकॉज तुम ऑब्वियसली सेंटर से निकलने में तुमको आधा घंटा टाइम लगेगा, और आधा घंटा तुमको पहले जाना भी होगा। तो उस 1 घंटे के बीच में तुम्हारा लंच टाइम होना चाहिए। उसके अलावा टेबल एंड जिस तरीके का तुम्हारा सेटअप तुम्हें जेईई मेंस में मिला था उस सेटअप को ट्राई करो टू क्रिएट इन योर होम, ठीक है। उतना तो नहीं कर पाओगे कि पूरा शील्ड विल्ड लगा दिए, बट एटलीस्ट लैपटॉप के सामने बैठ के तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो वो तुम ट्राई करो करने का, ठीक है। एटलीस्ट नहीं तो स्क्रीन में पढ़ो। स्क्रीन में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम अगर बुक से सॉल्व करते हो तो कई बार क्या होता है बुक में ही लिख दिए तो क्वेश्चन हमें ना बुक से पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, और हमें ना कम टाइम में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो वो हमें हैबिट होना चाहिए स्क्रीन में देख के क्वेश्चन लिखने वाला। तो ये वाला काम तो मेरे तरफ से तो बेस्ट सजेशन विल बी कि यू शुड सॉल्व 7 पेपर्स, 6 to 7 पेपर्स, ठीक है, ऑन अ 3 डे बेसिस। 3 डे बेसिस पे मतलब जैसे लेट्स से कि तुमने 6 तारीख को एक पेपर दिया, ठीक है, 9 to 12, 2 to 5। उसके बाद एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये भी बता रहा हूं। एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा अब नहीं पढ़ना, बिकॉज अब तुमने जितना मेहनत कर लिया है सफिशियंट है। 8 hours study will be more than enough any day, and practically 8 hours of study is possible, ठीक है। अगर कोई मुझे बोले कि 14 घंटा पढ़ना है तो नहीं होगा पढ़ाई 14 घंटा।
और एग्जाम वाले दिन तुम्हारा माइंड पूरा टायर्ड रहेगा। 8 आवर्स ऑफ स्टडी, जिसमें कि 6 घंटे का तुम्हारा क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा 6 तारीख को। 7 को क्या करोगे तुम, 4 आवर्स के 2 स्लॉट में पेपर का एनालिसिस करोगे। पेपर एनालिसिस किस तरीके से होगा ये बता देता हूं। अब जैसे पेपर 1 तुमने दिया, पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 तुमने सही किया, ठीक है, बट टाइम ज्यादा लग गया। अब ना हम लोग 4 कैटेगरी में क्वेश्चंस को बांटेंगे। एक कैटेगरी जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और क्वेश्चन टाइम लिमिट में अंदर हो गया, मतलब अपना जो टाइमिंग 4 to 5 मिनट्स का है उसके अंदर हो गया, वो टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग है, उस टॉपिक का नाम नोट कर लो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोकेशन ऑफ रूट्स। सेकेंड टाइप जो है, क्वेश्चन तुमने पढ़ा और क्वेश्चन में तुम्हारा टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है, उसको नोट कर लो। लेट्स से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है, उसमें टाइम ज्यादा लग गया। तीसरा जो कैटेगरी होगा कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हें वो फील आ रहा है, गट फीलिंग आ रहा है कि ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे, बट तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ एग्जाम मोड में, ठीक है, लेकिन जब तुम एनालिसिस कर रहे हो तो एनालिसिस में जब तुमने सॉल्व किया तो तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो उस टॉपिक का भी तुम चैप्टर नेम और टॉपिक पॉसिबल है तो वो लिख लो। और एक ऐसा होगा जो तुमको हवा नहीं लगा, हवा नहीं लगा मतलब उस टाइप के क्वेश्चन तुमसे नहीं होने वाले हैं, उस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें वर्क करके कोई मतलब नहीं रहेगा, ये चीज मैं बता दे रहा। अगर तुमने 4th कैटेगरी में अब वर्क करना चालू किया तो बड़ा दिक्कत आ जाएगा, ठीक है, मतलब बेसिकली तुम टाइम वेस्ट कर दोगे। तो फर्स्ट वाले टॉपिक में तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वाले में क्या है कि तुम कंसेप्ट को रिवाइज करो, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल में तुम्हारा टाइम ज्यादा लग गया, तो ट्राई टू फिगर आउट अ बेटर मेथड, ठीक है, कि किस तरीके से उसको हम लोग इम्प्रोवाइज कर दे और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हारे पास रिस्पेक्टिव फैकल्टीज है फॉर मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, और अभी तो मैं टिल 27 जो अपने जी एडवांस वाले बच्चे हैं उनके लिए उनको ज्यादा डाउट बताऊंगा रादर देन की जो अभी 11th में और 12th में है। तो तुम मुझे पेपर भेजो, बाय द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। आई विल मेक श्योर कि बाय द 12 मिडनाइट तुम्हारे पास सॉल्यूशन रहे उस चीज का। बट हैव पेशेंस, कि मतलब तुम ये मत सोचना कि 2 बजे दोपहर को भेजो तो तुम्हें 3 बजे तक आंसर मिल जाएगा, तो हैव पेशेंस फॉर इट। और जो थर्ड कैटेगरी है उसमें क्या है कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा बट एग्जाम में सॉल्व नहीं हुआ, बट एग्जाम के बाद एनालिसिस के वक्त सॉल्व हो गया, उस पर भी वर्क करना है तुम्हें। इसको तुम 20 दिन में इंप्रूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट पता है, तभी तुमसे एनालिसिस के वक्त सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अगर तुम इन 2 कैटेगरी को इंप्रूव कर दिए ना तो तुम्हारा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग बढ़ जाएगा और तुम्हारा मार्क्स एटलीस्ट बाई 10 to 15 मार्क्स इंप्रूव भी कर जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे इंप्रूव करने का है कि जो तुमने कंसेप्ट पढ़ा उसमें तुमको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें तुमको देखना पड़ेगा कि तुम एग्जाम में तुम्हारा क्या माइंडसेट था टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अप्रोच क्या था, और अभी तुमने क्या ऐसा अलग किया कि तुम जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, उन दोनों अप्रोच को ना एग्जाम में अप्लाई करने का जरूरत पड़ेगा, दोनों को मिलाना होगा, ठीक है। अगर हमने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो तुमसे वो क्वेश्चन जो तुमसे एग्जाम में नहीं हो रहा था वो चीजें एग्जाम में होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से तुम्हें एनालाइज करना है पूरे पेपर को इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एनालिसिस में इट विल टेक 4 से 5 घंटा, एक पेपर को 3 घंटे का पेपर को एनालाइज करने में, मैंने अपने टाइम पे किया था, ठीक है। और उसके लिए तुम्हें अलग से नोटबुक बनाना होगा जिसको तुम रेफरेंस की तरह देखते रहोगे हर एग्जाम से पहले, दैट विल बी योर रिवीजन वाला, ठीक है। तो 6 को तुमने पेपर दे दिया, 7 को तुमने एनालिसिस कर लिया, तुम्हारे पास पूरा डेटा आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर अच्छा एक चीज और, जब एनालिसिस के वक्त ना अगर कोई क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है ना तो राइट इट डाउन कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, कि तुमने 58 मल्टीप्लाई बाय 77 का गलती किया या क्या मिस्टेक किया वो लिख लो, क्योंकि जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि वही चीज को हमें जब एग्जाम में आएगा ना तो रेक्टिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड डे तुम्हें क्या करना है, ऑन 6, 7, 8 को तुम्हें क्या करना है, जो तुमने एनालिसिस किया नोटबुक उठाओ, ठीक है, एनालिसिस वाला, और उसमें देखो कि कौन कौन सा टॉपिक तुम्हें रिवाइज करना है, उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। जिस टॉपिक पे तुम्हें क्वेश्चंस में दिक्कत आ रहा था उन टाइप के क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ट्राई टू सर्च ऑन इंटरनेट, अगर तुम्हारे पास नहीं मिल रहा है, अगर मैथ्स का कुछ वैसा है तो मुझे भेजो, मैं तुम्हें अपने तरफ से क्वेश्चन भेज दूंगा। क्वेश्चन भेजने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं देखूंगा और भेज दूंगा,
ठीक है, बस लेक्चर मेरा नहीं चल रहा होना चाहिए, मैं देखूंगा तुम्हें उस टाइप का क्वेश्चन 2-3 तो भेज दूंगा कम से कम फॉर प्रैक्टिस। तो इससे क्या होगा कि तुम अपने जितने भी वीक पॉइंट्स हो ना उस पर तुम वर्क कर लोगे। और फोर्थ वाला जो पार्ट है जो तुमको समझ में नहीं आया, लीव इट, और उसको भी नोट कर लेना कि उस टॉपिक के क्वेश्चन जब तुम जेईई एडवांस में जाओगे तो पढ़ते साथ छोड़ना है, ठीक है, वहां पे कोई चमत्कार नहीं होगा। ये चीज को दिमाग में डाल लो, ये मैं बार बार बोलते आ रहा कि एग्जाम वाले दिन चमत्कार नहीं होगा, ये तुम लोगों ने अभी तक देख लिया है। तो इस तरीके से तुम्हारा ना तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस भी मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि तुम तीनों सब्जेक्ट को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हो, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ रिवीजन कर रहे हो। और जहां तक केमिस्ट्री का एक किसने बोला था, हाँ ऋषिकेश CSRL वाले ने बोला था कि केमिस्ट्री को डेली रिवाइज करना है, कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत वास्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम, रिएक्शन, रिएजेंट्स और जो वो हीट लगता है तो क्या होता है, एसिड मीडियम होता है, एसिडिक होता है तो किस तरीके से रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होता है, बेसिक मीडियम होता है, वाटर होता है तो किस तरीके से रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होता है। तो उसके लिए तुम ना डेली का 1 to 2 आवर्स का टाइम स्लॉट दे सकते हो कि इस टाइम स्लॉट में तुम बैठ के ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस जो है उसको तुम रिवाइज कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। वो केमिस्ट्री वाले सर तुमको ज्यादा बेटर समझाएंगे कि कैसे उसको अप्रोच करना है। बट मेरे हिसाब से जो मैंने किया था कि पर डे का वो ये चीज मैंने भी किया था कि 1 से 1.5 घंटा दे रखा था और केमिस्ट्री रिवीजन, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में जैसे तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग है तो उनको थोड़ा कंसेप्ट रिवाइज कर लिए। फिर केमिस्ट्री में क्या जरूरत है, कंसेप्ट तुम्हें याद होने चाहिए, जितना बार तुम रिपीट करोगे उतना बार तुम्हारा कंसेप्ट जो है स्ट्रांग होते चला जाएगा और एग्जाम में देखते साथ आएगा, जो कि मैथ फिजिक्स में नहीं करने की जरूरत है। बिकॉज मैथ फिजिक्स में ऋषिकेश ने जो बात बोला था सही बोला था कि न्यू क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे न्यू अप्रोच लगेगा, तो वहां पे तुम्हें अपना अप्रोच डेवलप करना है जो कि टेस्ट के थ्रू हो जाएगा। और मैं टेस्ट ओनली सॉल्व करने क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज टेस्ट के थ्रू हमारे पास क्या रहेगा, एक प्रैक्टिस मोड मिल जाएगा, ठीक है। हमें पता चलेगा कि किस तरीके से पेपर को हैंडल करना है और क्या करना है ड्यूरिंग पेपर, ठीक है। और पेपर को 3-3 घंटे के स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उस 3 घंटे तक तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं उठना है, ना पानी पीने के लिए, ना तुम्हें वॉशरूम जाने के लिए, किसी भी चीज के लिए नहीं उठना है। और तुम्हें सॉल्व किसमें करना है, सिंगल शीट ऑफ पेपर में, व्हाइट शीट या नॉर्मल अपने पास जो कॉपी का पेपर होता है उसमें सॉल्व करना है, ना कि कॉपी में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपना 2022 डेज को अप्रोच करना है, ये मेरा सजेशन है सर। बोलो। हाँ सर, 2 डाउट है। पहला तो ये कि जो बीच का टाइम होगा टेस्ट देने के बाद, जो 12 से साढ़े मतलब 2:30 बजे तक का जो टाइम होगा, वो 2.5 घंटा क्या करें, रिवाइज करें या फिर मतलब क्या करें? नथिंग भाई, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है 2.5 घंटे में, लंच करना है। ओके, लंच करना है, दिमाग को शांत रखना है, ठीक है। और पेपर के बारे में सोचना नहीं है, ठीक। ये भी एक प्रैक्टिस होता है, ये बता दे रहा हूँ कि एग्जाम वाले दिन जाके ना जब तुम कुछ नहीं कर रहे होगे 2 घंटे, तो उस समय तुम्हें प्रैक्टिस होगा कि तुम्हें क्या करना है। तो तुम्हें क्या एग्जाम वाले दिन तुम और फर्स्ट पेपर में खुद को कोसने वाले हो कि अरे यार ये गलती कर लिया, ये गलती नहीं, वही चीज को तुम्हें प्रैक्टिस में रखना है। अभी 6 पेपर में प्रैक्टिस कर लेना है कि खुद को कुछ नहीं ब्लेम करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए सेकंड पेपर अभी बाकी है। सेकंड पेपर भी गेम चेंजर हो सकता है। तो उस 2 घंटे में 2.5 घंटे में लंच करो, पानी पियो अच्छे से, डिहाइड्रेटेड, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पियो, नहीं तो अपने सक्षम ठाके जी कहाँ है, उनको पूरा एक्सपीरियंस है, आई थिंक चला गया है, ठीक है। तो उस सक्षम ठाके के साथ क्या हुआ, पानी वानी पी के चला गया और उसको अब वॉशरूम जाना था तो पूरे पेपर में बैठा रह गया, ठीक है। तो वो गलती नहीं करना है अपने को, तो हर चीज को मैनेज करना है। और हेलो सर। 6 टेस्ट, हाँ अभी क्या बताया सर आपने, रिपीट करो ना। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपने पास जो बीच में 2 घंटा टाइम बचेगा ना, उस 2 घंटे में हमें कुछ सोचना नहीं है, हमें लंच कर लेना है अपना, एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर पी लेना है आपका, ठीक है। बाकी सबको आई थिंक जा रहा है, तुम्हारे पास नेटवर्क का इश्यू हो रहा होगा मे बी। तो एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होगा टू कीप योर
हाइड्रेटेड या जूस प्रेफरेबल रहेगा जूस, वो पी के एंड देन रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। कुछ मत सोचो पहला पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया, बिकॉज वन थिंग यू कांट चेंज इज योर फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर को तुम अभी भी कंट्रोल कर सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में होने वाला है, ठीक है। तो उस 2-2.5 घंटे में ये तुमको काम करना है, और माइंड को नेक्स्ट 22 डेज कंप्लीट रिलैक्स रखना है। डोंट थिंक अबाउट कि 27 को क्या होने वाला, 27 को क्या होने वाला। सब बढ़िया होगा, तुम लोग सभी स्टूडेंट बेस्ट हो, बेस्ट, क्योंकि मैंने सबको ऑलमोस्ट पढ़ा रखा है, डाउट बता रखा है, तो आई नो कि तुम लोग सब बेस्ट हो। यू ऑल कैन गेट इनटू IIT, ठीक है। तुम लोगों को सिर्फ अपना माइंडसेट को ये करना है कि हाँ आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ठीक है। और किसी को डाउट हो, क्योंकि आई थिंक कि थ्योरी साई प्रसाद, हाँ सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलो ना, सुन रहा हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ सर, टेस्ट का पूछना था कि अभी LN के जो फुल सिलेबस एडवांस के टेस्ट है वो दे या फिर प्रीवियस ईयर वाले टेस्ट दे? प्रीवियस ईयर नहीं देना है, मैंने मना किया ना। ओके, तो फिर LN वाले जो फुल सिलेबस टेस्ट है जो LN जो विद्यालंकार के स्टूडेंट है, विद्यालंकार का टेस्ट दो। जहां पे भी अवेलेबल है, जो इंस्टीट्यूट का अवेलेबल है उसका टेस्ट दो। और सर ट्रैवलिंग का पूछना था, और एक चीज पूछना था कि 27 को जब JEE का पेपर होगा उस समय सुबह ट्रैवलिंग करना बेहतर होगा या नहीं? नहीं, ये तो मैं हमेशा मैं अवॉइड करने बोलता हूँ, ऑलवेज। क्योंकि देखो भाई, तुम यवतमाल से जाओगे नागपुर, ठीक है, 3 आवर्स का जर्नी है। इनकेस बाई चांस तुम्हारा उस दिन खराब रहा और तुम्हारा कार का टायर पंचर हो गया ना, तुम आधे टाइम तो पैनिक मोड में रहोगे। ये मैंने पहले बोल रखा है, इसके तो हमेशा मैं अगेंस्ट होता हूँ कि सेम डे ट्रैवल करना। ठीक है सर। ठीक है, सेम डे ट्रैवल नहीं जो करना। आपने एनालिसिस का बोला, हाँ एनालिसिस जो बोला वो एक पेपर के लिए 4 घंटा ना, मतलब 3 घंटे के पेपर के लिए 4 घंटा ना? 3 घंटे के पेपर के लिए 4 से 5 घंटा, और उसमें तुमको हाँ, पूरा ठीक है। 54 के 54 क्वेश्चन को सॉल्व करना है पूरा वापस से। जो नहीं होने वाले हैं वो भी? हाँ, जो नहीं हुए उसका भी कंसेप्ट देख लो ना। कंसेप्ट देखने में क्या जाता है, क्या पता है कि एकदम एग्जैक्ट वही वो जो क्वेश्चन का आपने कंसेप्ट बोला आ ना, जाए। जिस टाइम के चौथा कैटेगरी जो नहीं होंगे हमसे, देखते ही छोड़ देना है, वो वाले भी? हाँ, उसका सॉल्यूशन देख लो ना एटलीस्ट। ठीक है, सॉल्यूशन तो देख सकते हैं ना हम लोग एटलीस्ट। उसके कंसेप्ट पे जाके मेहनत नहीं करना है, रिवाइज नहीं करना है थ्योरी उसका जाके। और एक साई प्रसाद ने बोला, एक सेकंड, एक साई प्रसाद ने बोला था कि थ्योरी रिवाइज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। साई प्रसाद, थ्योरी जो है ना, ऑलरेडी हम लोग एनालिसिस के 3rd डे में, मतलब टेस्ट के 3rd डे में हम लोग उसको रिवाइज कर ही रहे हैं। तुम्हारा थ्योरी वाला पार्ट भी कंप्लीट रहेगा, ठीक है। लेकिन वो थ्योरी उसका रिवाइज करना है जो टेस्ट में नहीं सॉल्व हो रहा है, सबका थ्योरी रिवाइज नहीं करना है। हाँ, और बोलो। हेलो सर। हाँ, मतलब मेंस में कैसे लास्ट के 1 हफ्ते के रिवीजन रखा था, तो एडवांस के लिए भी 22 के बाद ऐसे सिर्फ रिवीजन करना है, पढ़ना है कि ऐसा नहीं कुछ यार, नहीं? तुम ऑलरेडी जो कंसेप्चुअल वाला पार्ट है, वो ऑलरेडी मैथ्स और फिजिक्स वाला जो काम है वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो जेईई मेंस के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री मैं बोलूंगा, जो तुमने सजेस्ट किया था ना ऋषिकेश, वो काम अच्छा लगा मुझे। आई थिंक ऑल द स्टूडेंट शुड फॉलो कि पर डे का 1 से 1.5 घंटा का टाइम केमिस्ट्री के लिए निकालो, एकदम जरूरी निकालो, और रिवाइज करते रहो। केमिस्ट्री बहुत जरूरी है, ठीक है, बिकॉज उसके क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो 40 मिनट में बन जाएंगे, तो तुम अपना जो 20 मिनट एक्स्ट्रा जो टाइम बचेगा, यू कैन गिव इट टू फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स। तो वो तुम्हारा सजेशन काफी अच्छा था, इसलिए मैंने सब स्टूडेंट्स का पहले सजेशन लिया। तो आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड फॉलो दिस कि एटलीस्ट केमिस्ट्री का 1 से 1.5 घंटा नेम रिएक्शंस के लिए निकालो, इनऑर्गेनिक में पढ़ने के लिए निकालो, फिजिकल अगर आता है तो उसके लिए निकालो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि फिजिकल इज जस्ट लाइक मैथ फिजिक्स, सॉल्व करना पड़ता है उसमें। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए तो कंपलसरी है कि 1 से 2 घंटा डेली निकालो,
तुम नेक्स्ट 20 डेज 22 डेज में 40 आवर्स और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिवाइज कर लोगे। तो आई थिंक कि मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेरीज को जो है वो एड्रेस कर दिया है। ठीक है, मैंने अपना सजेशन कर दे दिया है जो मैंने अपने टाइम पे किया था। ठीक है, एक चीज और जो मैं अटेंड करना चाहूंगा क्वेरी को, वो है कि सर मार्क्स कम आ जाए अगर तो क्या करें। हो सकता है एक आधा टेस्ट सीरीज में कम आ जाए तो क्या करोगे। अगर तुम्हारा एक आधा टेस्ट में कम आता है, डोंट पैनिक, एक टेस्ट से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक टेस्ट में अगर तुम 400 में से 0 भी लेके आ रहे हो ना, डजेंट मैटर, मैटर ये करेगा कि तुम अगला 4-5 टेस्ट में कितना लेके आ रहे हो। अगर तुम्हारा 4 से 5 टेस्ट में कंटिन्यूअसली 45 to 55% मार्क्स के बीच में है और एक आधा टेस्ट में गलती से 10% या 15% ही मार्क्स आया, तो नेग्लेक्ट दैट पेपर, उस पेपर का मार्क्स को भूल जाओ। तुम उसको याद रखो ना जो तुमने 5 बार किया है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें हर एक को। और कुछ, आई थिंक कि बहुत ज्यादा लंबा सेशन ले लिया मैं। और कुछ तुम लोगों का है? सर मैथ के हिसाब से इम्पोर्टेंट सेक्शन जो मैथ के हिसाब कभी से छोड़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सेक्शन, मतलब हाँ, जो कभी नहीं छोड़ना वो मैं बता देता हूँ। जो क्वेश्चंस तुमसे होंगे मैथ्स के लिए, स्ट्रेट लाइन सर्कल, ठीक है, इसके क्वेश्चंस होंगे। क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज जिनको आता है, जैसे रूसी को सीक्वेंस सीरीज में दिक्कत है तो उसको सीक्वेंस सीरीज नहीं होगा, तो क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, इनका फिक्स क्वेश्चन है, हर साल आता है और आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करना क्या है, सिर्फ डीवाई बाई डी एक्स ही तो निकालना है। पार्शियल मार्किंग होगी कि नहीं होगी यार, वो पेपर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इनफैक्ट जो सैंपल पेपर जो देती है ना जेईई एडवांस, उस पर भी चेंजेस कर देती है वो, तो कुछ हम लोग बोल नहीं सकते हैं, तो वो तुम्हें जाके उस जगह पे पढ़ना पड़ेगा। तो कहाँ पे थे हम लोग? सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन सर, कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन और सर्कल, अलजेब्रा में नहीं, कोऑर्डिनेट में बात कर रहा था। कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, डीवाई बाई डी एक्स, सिर्फ डीवाई बाई डी एक्स करना है बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। बस जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको डीवाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करना है। एरिया अंडर द कर्व, एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है एकदम, एक क्वेश्चन दोनों पेपर में रहेगा। ठीक है, या एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट रहेगा एक पेपर में। एप्लीकेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व, फिर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में दिक्कत ये होता है, डेफिनेट या इनडेफिनेट में अगर नहीं समझ में आया कैसे करना है, टाइम खराब होता है, तो उसको मैं नहीं काउंट करूंगा। और कैलकुलस में लिमिट कंटिन्यूटी, के क्वेश्चन ऑलवेज डूएबल होते हैं। एलसीडी, लिमिट कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, इसके क्वेश्चन ऑलवेज डूएबल होते हैं। डिफरेंशियल में भी वही अगेन आ जाता है कि अगर टाइप समझ में आ गया, उनको क्या करना है वो समझ में आ गया तो हो जाता है, उस समय नहीं समझ में आया तो नहीं होता है, तो इसको भी मैं लीव आउट करके रखूंगा। फिर वेक्टर 3D, वेक्टर 3D से 2 सवाल आएगा, ठीक है, और डूएबल होता है, लेकिन ये टॉपिक उनके लिए है जिसको वेक्टर 3D समझ में आता है, जिसको नहीं आता है मत सर्च करना। ठीक है, सेम विद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसको पीएनसी आता है वो कर सकते हो, जिसको नहीं आता है, जिसको दिक्कत होता है मत करना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना, ये बता दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के हो, चाहे वो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स के हो, फॉर्मूलाज पूरा रिवाइज कर लेना। और अलजेब्रा में सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, तो मैट्रिसेस लेंदी हो जाता है तो उसको तुम छोड़ सकते हो। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिनको आता है, बस आई थिंक इतने में तुम्हें 36 में से 12-15 क्वेश्चन से निकल जाएगा। और जिनको मैथ आता है उनको तो पूरा ही करना है,
जो जो चैप्टर्स उनको आते हैं अच्छे से। और कुछ नहीं है? देन सभी को थैंक यू जो आए हो तुम लोग, ठीक है। और आई होप कि ये सेशन तुम लोगों को हेल्प किया होगा, और आई होप कि ऑन 27th सभी का पेपर एक्सीलेंट जाएगा। एंड हम लोग एक सेशन और रखेंगे आफ्टर 27th, तो उसके बाद तुम लोगों को आना है एंड वी विल डू अ सेशन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर योर जूनियर्स, ठीक है, कि एंड वी विल सेलिब्रेट जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।